अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा ऑटम 2022 का कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का सवाल। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो मेरी ये कोशिश होगी कि थोड़ा मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, लेकिन आपने जब इस सवाल की वीडियो देखी है तो जाहिर है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट होना चाहिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं, टी अकाउंट्स वगैरह बनाऊं। और ये कैश फ्लोज का सवाल है। सवाल में लिखा हुआ है प्रिपेयर क्यूएल्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। 15 मार्क्स जो है वो सवाल के मार्क्स हैं। तो सवाल में लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्विकन लिमिटेड क्यूएल एज एट 30 जून 2022। क्विकन लिमिटेड कोई कंपनी है और उसका 30 जून 2022 का जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें प्रोवाइडेड है। डिटेल्स में हमारे पास 2022 और 2021 ये जो 2 साल हैं इनके शेयर कैपिटल की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, शेयर कैपिटल की वैल्यू जो है वो 400 और 480 दी हुई है। इसका मतलब शेयर कैपिटल में 80 मिलियन का इंक्रीज मुझे बाज़ाहिर तौर पर फेस पर नजर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि नीचे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार एडिशनल सारी इन्फॉर्मेशन रीड भी कर लें, और जब आप रीड कर लें तो फिर इस वीडियो को मजीद आगे प्ले करिएगा। देखिए, अगर मैं नीचे वाली इन्फॉर्मेशन देखता हूँ तो इस इन्फॉर्मेशन में मेरे पास जो है ना वो बुलेट नंबर 7 जो है उसमें आपके पास जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, डिविडेंड से रेलेवेंट है। ठीक है जी। और इस इंफॉर्मेशन में लिखा गया है फॉलोइंग डिविडेंड्स वर अनाउंस्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, यानी कि ये जो अभी वाला या करंट साल है वो, और साथ में लिखता है 2021। तो 2021 और 22 के जो डिविडेंड्स की इंफॉर्मेशन है ना वो आपको दी हुई है। सबसे पहले हम 2021 की इंफॉर्मेशन देखते हैं। 2021 में पहली चीज लिखी हुई है 5% इंटेरिम। इंटेरिम का मतलब क्या होता है? इंटेरिम का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर। तो लिखता है 5% इंटेरिम बोनस इश्यूज। इसका मतलब साल के दौरान, साल के दरमियान, 2021 वाला जो साल था जो कि 30 जून 2021 को खत्म हुआ, तो वो शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2020 को। उसके दौरान कंपनी ने जो है ना वो 5% बोनस इशू किया था। अच्छा, बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू में कंपनी जो है वो पैसे नहीं देती है, बल्कि कंपनी शेयर होल्डर्स को बोलती है कि यार आप हमारी कंपनी के मजीद जो है ना वो XYZ नंबर ऑफ शेयर्स रख लो, और हम आपको कैश में तो कोई डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, हम आपको कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन कंपनी में आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता। ठीक है। और इसकी जो एंट्री पास होती है वो ये होती है कि आप जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिजर्व की वैल्यू को कम करते हो, यानी कि उसको डेबिट करते हो, और शेयर कैपिटल जो है उसको आप क्रेडिट करते हो, यानी कि उसको आप इंक्रीज करते हो। विच मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर रिटेन अर्निंग्स एक रिजर्व है जिसको मैं यूज कर रहा हूं और मैं बोनस इश्यूज कर रहा हूं, तो मेरी जो डबल एंट्री होगी वो हो जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। आई रिपीट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, ये मेरी एंट्री पास हो जाएगी। इसका मतलब रिटेन अर्निंग्स डेबिट होगा, यानी कि रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू को कम किया जाएगा, और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, यानी कि शेयर कैपिटल की वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा। रिटेन अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये एंट्री पास की जाएगी। अच्छा, अब यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन 5% इंटरिम बोनस इश्यूज लिखे हुए हैं 2021 के, इसका हमारे साल से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साल से इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि ये 2000 पहली जुलाई 2020 और 30 जून 2021 के बीच में कहीं दिए गए होंगे। फिर लिखा हुआ है 10% फाइनल कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड कैश में पे किया जाता है। एंट्री पास हो जाती है आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट
और बैंक या कैश का अकाउंट क्रेडिट जहां से भी वो पे हो रहा है। 2021 का जो फाइनल डिविडेंड होता है ये अप्रूव होकर 2022 में पे होता है, यानी कि इस बार पे हुआ होगा। तो देखें, जब ये साल शुरू हुआ, 2022 वाला साल शुरू हुआ, उस साल के शुरू में हमारा शेयर कैपिटल था 400 मिलियन। और 400 मिलियन जो है, जिनके 400 मिलियन शेयर्स होंगे, उनको मैंने जो है वो फाइनल डिविडेंड देने का कहा था, और मैंने उनको फाइनल डिविडेंड दिया होगा। और मैंने वो फाइनल डिविडेंड जो है वो इस साल दिया होगा, यानी कि कैश का जाना इस साल हुआ होगा, कैश आउटफ्लो इस साल हुआ होगा। तो 400 का 10% अगर लेते हैं, 400 का 10%, 400 का 10% जो है वो 40 बनता है। इसकी इस बार एंट्री पास हुई होगी। रिटेन अर्निंग्स जो है वो डेबिट हुआ होगा, और बैंक या जो भी कैश है जिससे भी ये पे हुआ वो क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ रहा है साल 2022 और 20% इंटरिम बोनस शेयर्स, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 20% नए शेयर्स इशू करें। अब आप ड्यूरिंग द ईयर जब नए शेयर्स इशू कर रहे हो और 20% शेयर्स इशू कर रहे हो, तो क्या 480 का 20% दूं या 400 का 20% दूं? सर ये 480 तो क्लोजिंग बैलेंस है, 2022 के आखिरी दिन का बैलेंस है, यानी कि जब शेयर्स इशू हो गए होंगे, बोनस इशू हो गया होगा, उसके बाद का बैलेंस है। तो सर आप 400 का 20% लें, 400 का 20% जो भी बनता है वो आपने इशू किया होगा। तो अगर मैं 400 का 20% लेता हूँ, 400 का 10% 80 बन रहा था, तो 400 का 20% कितना बनेगा? 400 का 20% अगर हम लेंगे, 400 का 10% 40, 20% 80। एंट्री क्या पास हुई होगी? एंट्री पास हुई होगी रिटेन अर्निंग्स डेबिट किया होगा 80 से, और शेयर कैपिटल का जो अकाउंट है ना वो 80 से क्रेडिट किया होगा, यानी कि 80 मिलियन के नए शेयर्स दिए होंगे। तभी 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 क्या हो रहा है, जो शेयर कैपिटल 400 पर था वो 400 से कहाँ चला गया? वो 400 से 480 पर चला गया। तो जब आप बोनस इशू करते हो तो जाहिर है शेयर कैपिटल के अमाउंट में इंक्रीज आता है, और वो मुझे नजर भी आ रहा है। यानी कि मैंने जो है वो 400 का 20% विच इज 80 मिलियन शेयर्स न्यू इशू करे होंगे। रिटेन अर्निंग्स जो है वो डेबिट हुआ होगा, रिटेन अर्निंग्स जो है उसको मैंने कम किया होगा, और मैंने जो है वो नए शेयर्स इशू करे होंगे, यानी कि मेरा जो शेयर कैपिटल है उसका अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा, और ऐसा नजर भी आ रहा है। शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा, तभी शेयर कैपिटल का अमाउंट 400 से 480 पर गया। अच्छा सर, इसके अलावा भी कुछ लिखा हुआ है, 15% फाइनल कैश डिविडेंड, यानी कि इस साल के आखिर में मैंने शेयर होल्डर्स को बोला भाई मैं 15% का मजीद आपको डिविडेंड दे रहा हूँ, और 15% अप्लाई किस पे होगा? 15% 480 पर अप्लाई होगा। लेकिन सर इस साल का फाइनल है। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो, इस साल का जो फाइनल कैश डिविडेंड है वो इस साल पे नहीं हुआ होगा, बस अनाउंसमेंट हो गई कि भाई हमने जो कमाया है उसमें से हम आपके शेयर कैपिटल का 15% लेकर जो भी अमाउंट बन रहा है वो एज ए डिविडेंड आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन पे कब होगा? पे कब होगा? इस साल के बाद, यानी कि 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 वाला जो साल था तब पे होगा। तो अगेन ये हमारे लिए इरेलीवेंट है, विच मीन्स कि ये एक तो इरेलीवेंट चीज थी, ये एक इरेलीवेंट चीज हो गई। इसकी वजह से जो कैश पे हुआ है उसकी एंट्री मैंने लिख दी। ये हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ लिखना, ये वर्किंग आप कॉपी कर लें। और ये जो बोनस इश्यूज हैं ये इस बार में है, तो इसके जो इसका जो इम्पैक्ट है रिटेन अर्निंग्स पर और शेयर कैपिटल वो मैंने मेंशन कर दिया, और ऊपर ये नजर भी आ रहा है। यहां तक चीजें समझे, फिर आगे बढ़िएगा, ताकि आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आए। अच्छा, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है, साल के शुरू में अंडा 0, और साल के आखिर में 2022 पर 135 आ रहा है। सर इससे रिलेवेंट क्या चीजें लिखी हुई है देख लेते हैं। बुलेट नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर लैंड एंड बिल्डिंग वे रीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि आपने लैंड और बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन करी। लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन करने का मतलब ये है कि आपको यूं लग रहा है, IAS 16 का एक रीवैल्यूएशन मॉडल है, आपको यूं लग रहा है कि आपके लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रीवैल्यूएशन की वजह से आप इंक्रीज कर लेते हो। यानी कि लेट से आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी, कोई प्लॉट लिया था, कोई जगह ली थी, उसकी आपने वो चीज है वो 50 लाख पर ली थी, एक साल बाद पता चला कि उसकी वैल्यू 60 लाख हो गई है, तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस स्पेसिफिक एसेट को रीवैल्यू करते हो। तो बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर लैंड एंड बिल्डिंग वे रीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम रिजल्टिंग इन अ सरप्लस ऑफ रुपीज 150 मिलियन, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग्स की सीधे लफ्जों में वैल्यू जो है ना वो 150 मिलियन
इंक्रीज हो गई है, 150 मिलियन इंक्रीज हो गई है। अब 150 मिलियन इंक्रीज होने का सर इसकी डबल एंट्री क्या पास होती है बेटा? इसकी डबल एंट्री पास होती है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 150 मिलियन, लैंड एंड बिल्डिंग को 150 मिलियन से डेबिट करते हैं, यानी कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग्स की आपके पास 526 की वैल्यू आ रही है ना, इसको 150 से आपने इंक्रीज करा होगा। और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है ना, उसको आप 150 मिलियन से क्रेडिट करते हो, सही है। तो यहां पर पहली एंट्री तो ये पास हुई होगी कि लैंड एंड बिल्डिंग्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट पा, और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो क्रेडिट पा, और उसकी वजह से रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरी बुक्स में आ गया 150 मिलियन का। अच्छा, आगे एक और बात लिखी हुई है, एंड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफ ₹15 मिलियन। सर इसका क्या मतलब है? अच्छा जरा अब इसको गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग्स आपकी बुक में जो है ना वो 100 मिलियन पर आ रहे थे, और आप जो है ना उसकी डेप्रिसिएशन 10 सालों पर चार्ज करते थे, तो एक साल की डेप्रिसिएशन बनती थी 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 10 मिलियन। ठीक है। अब लेट से के साल गुजरने के बाद, एक साल गुजरने के बाद 100 में से 10 माइनस करो तो 90 पे आ जानी चाहिए वैल्यू। नेटबुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई मैंने लैंड एंड बिल्डिंग, लेट से एज्यूम कर लो कि मैंने बिल्डिंग खरीदी थी 100 मिलियन की, 10 साल उसकी जिंदगी थी, तो एक साल की डेप्रिसिएशन हुई 10, तो कॉस्ट है 100, एक साल की डेप्रिसिएशन 90 हो गई, तो मेरी बुक्स में अब इसकी नेटबुक वैल्यू आ जानी चाहिए 90, और इसकी जिंदगी बची हुई कितने साल है? 9 साल। एज्यूम कर लो स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का। अब मैंने ये देखा कि यार ये 90 मिलियन की वैल्यू, 90 मिलियन की जो चीजें है ना, गौर से सुनना, इसकी वैल्यू बाजार में 150 मिलियन से इंक्रीज हो गई है, यानी कि रीवैल्यूएशन हुई। तो तुमने इसमें 150 ऐड कर दिया, तुमने बोला अब मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग्स की जो टोटल वैल्यू है ना वो 240 मिलियन है। अब जब ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे? तुम भाई इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, है ना। अब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, मिसाल के तौर पर लेट्स से यूं ही एज्यूम कर लेते हैं कि 9 साल इसकी जिंदगी बाकी है, तो 240 डिवाइडेड बाय 9, अब जो एक साल की डेप्रिसिएशन आएगी तुम्हारी वो 26.67 आएगी। अच्छा अगर ये रीवैल्यूएशन नहीं होती, अच्छा ये जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ ये IAS 16 में डिस्कस हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट्स के टॉपिक में। यहाँ पर उसकी कुछ हद तक चीजें मैं रिकॉल कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके वो कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। देखिए अगर मैं रिवैल्यूएशन नहीं करता, तो साल की डेप्रिसिएशन कितनी होती? 10 मिलियन ही होती। इसका मतलब ये इजाफी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 16.67। क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि तुमने एसेट को रीवैल्यू किया है। तो जब हम एसेट को अपवर्ड रीवैल्यूएशन करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं बीच में जिसका नाम है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, यानी कि एसेट की रिवैल्यूएशन करने की वजह से, एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करने की वजह से जो इजाफी डेप्रिसिएशन मेरे बुक्स में चार्ज हो रही है। अब ये जितनी इजाफी डेप्रिसिएशन मेरे बुक्स में चार्ज हो रही होती है ना, IAS 16 मुझे अलाउ करता है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस से आप उतना अमाउंट अपनी रिटेन अर्निंग्स में हर साल लेकर जा सकते हो। इस सवाल के हिसाब से, ये तो मैंने मिसाल दी थी, ये फिगर्स आपके सवाल में नहीं है, ये मिसाल कॉपी कर अब देखें। इस सवाल के हिसाब से हमारी जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है ना वो 15 मिलियन है। तो IAS 16 का एक मॉडल, IAS 16 का एक अलाउड तरीका ये कहता है कि जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो हर साल के एंड में, डेप्रिसिएशन तो है तुम्हारे बुक्स में, एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन अब 26.67 मिलियन आ रही होगी, 10 मिलियन नहीं आ रही होगी, ये पहले क्लियर कर लेना। लेकिन हर साल के एंड में एक और एंट्री पास करना जो होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट फ्रॉम द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अमाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 15 मिलियन, और रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट कर देना 15 मिलियन से, यानी कि जितनी इजाफी डेप्रिसिएशन तुमने अपने बुक्स में चार्ज करी है उतना ही अमाउंट तुम रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर और रिटेन अर्निंग्स में ले जाना। तो अब हो क्या रहा है कि पहले आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस 150 मिलियन पर रिकॉर्ड करा होगा, उसके बाद आपकी जो एडिशनल डेप्रिसिएशन या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन थी उसकी वजह से 15 मिलियन से रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो रहा, तो उसका नेट इम्पैक्ट क्या है? 150 से हमने एक चीज को इंक्रीज किया और 15 उसमें से माइनस किया, 150 से इंक्रीज किया और 15 से माइनस किया, तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट कहाँ आ गया? वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट क्लोजिंग जो है वो 135 पर आ गया। रिवैल्यूएशन सरप्लस का सर टी अकाउंट जो बनेगा उसमें क्या ये क्लोजिंग बैलेंस होगा? जी हाँ, उसमें ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि जब रिवैल्यूएशन सरप्लस का अगर हम टी अकाउंट बनाएंगे तो ब्रॉट डाउन होगा 0। उसके बाद आपने लैंड एंड बिल्डिंग्स को रीवैल्यू किया तो यहाँ पे 150 आ रहा होगा,
उसके बाद आपने कुछ अमाउंट रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर किया तो यहाँ पर 15 आ रहा होगा और क्लोजिंग 135 पर आ रहा होगा, ये आपका कैरी डाउन होगा और इस तरह से आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे होंगे। सर शेयर कैपिटल का भी टी अकाउंट अगर आप बना दे तो शेयर कैपिटल का भी टी अकाउंट बना देता हूँ, ब्रॉड डाउन होगा 400। उसके बाद आपने नए बोनस इशू किए थे शेयर्स, इसकी एंट्री थी रिटेन अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो आपने यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स लिखा 80 लिखा, यहाँ पर आपका कैरी डाउन या क्लोजिंग आया 480 और आपका जो क्लोजिंग है वो अगेन 480 पर हो गया। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस की कहानी थी। अगला लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन की अगर आप अमाउंट देखते हो तो 460 मिलियन साल के शुरू में थी और साल के आखिर में 335 मिलियन हो गई है। इसका मतलब हो सकता है कि लॉन्ग टर्म लोन में से कुछ लोन की रीपेमेंट हुई है, कुछ लोन मैंने वापस से रीपे किया है, कुछ अमाउंट मैंने वापस से रीपे किया है। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 460 माइनस 335 यानी कि 125। अच्छा हम देखते हैं कि नीचे कहां पर इससे रेलेवेंट कोई चीज दी हुई है या नहीं। तो अगर आप नीचे देखते हो तो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंटेड टू 72 मिलियन। ये तो इसने डेप्रिसिएशन के बारे में बताया, लैंड एंड बिल्डिंग से रेलेवेंट होगा ये कुछ। ठीक है, अगला है ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8 मिलियन वर सोल्ड फॉर रुपीज 11 मिलियन रिसीव्ड इन कैश। Further sales proceed of 6 million of another vehicle book value 7 million disposed of in May 2021 were received in August 2021. Vehicle costing 51 million were purchased during the year of which 12 million is still unpaid. ये सारी की सारी बात जो है वो व्हीकल्स यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में है। फिर 5 में लिखा हुआ है इन्वेंट्रीज एज एट 30 जून 2022 इंक्लूडेड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज ऑफ 96 मिलियन, 2021 80 मिलियन व्हिच आर नॉट अवेलेबल फॉर सेल। ये इन्वेंट्रीज की बात कर रहा है। हाँ यहाँ पर लोन से रेलेवेंट क्लॉज आ रहा है और लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 48 मिलियन, ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ऑफ विच 14 मिलियन was capitalized in the cost of a building constructed during the year. अब हमारे पास बोरिंग कॉस्ट का एक आईएस है, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई बोरिंग ली है जिस बोरिंग से आप जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन करोगे किसी एसेट की, तो आप उस एसेट की कॉस्ट में इस बोरिंग की कॉस्ट को शामिल करोगे। इंटरेस्ट की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगी। इसकी कंडीशंस है, उसका आईएस है बोरिंग कॉस्ट का, उसमें सेपरेटली इसकी चीजें डिस्कस हुई है। जितना इम्पैक्ट यहाँ पर होगा वो हम देख लेंगे। तो इफेक्टिवली लोन के इंटरेस्ट की तो बात करी हुई है, लेकिन लोन के लॉन्ग टर्म लोन के अमाउंट की बात नहीं करी हुई है। और मुझे इसमें डिप या डिक्रीज नजर आ रहा है 125 मिलियन का। तो सर ये 125 मिलियन का डिक्रीज जो है वो क्या शो कर रहा होगा? देखो क्योंकि किसी किस्म की कोई भी बात नहीं लिखी हुई है और मेरा एक लॉन्ग टर्म लोन डिक्रीज हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली मैंने उधार को वापस से पे किया होगा। सर उधार को वापस पे करने का मतलब ये है कि मेरा ये कैश आउटफ्लो होगा, बिल्कुल कैश का आउटफ्लो होगा। अगर आप अपना टी अकाउंट बनाओगे, अगर 460 और 335 का डिफरेंस लेते हो तो 125 आता है। एंट्री पास हुई होगी लॉन्ग टर्म लोन डेबिट 125 और बैंक का अकाउंट क्रेडिट 125, यानी कि आपने 125 मिलियन रीपे किए होंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म लोन का टी अकाउंट बना लोगे, लॉन्ग टर्म लोन का टी अकाउंट बना लोगे तो उसका जो ब्रॉड डाउन होगा वो 460 होगा। लॉन्ग टर्म लोन डेबिट बैंक क्रेडिट यानी कि आपने जो है उसकी रीपेमेंट करी तो आपका लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट जो है उसमें यहाँ पर बैंक आ रहा होगा 125 और इसीलिए आपका जो क्लोजिंग आ रहा होगा वो 335 पर आ रहा होगा। इसमें कोई ढकी छुपी कोई इस तरह की कॉम्प्लेक्स बात नजर नहीं आती, तो हम सिंपल सिंपल चीजें एज्यूम करते हैं और हम यही कहते हैं यार रीपेमेंट हुई होगी। अच्छा ट्रेड एंड अदर पेएबल्स 160 और 142 डिफरेंस देखिएगा कितने का आ रहा है, 18 का आ रहा है। ठीक है, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में डिफरेंस अगर 18 का आ रहा है तो सर वो किस चीज का डिफरेंस होगा बेटा? हमने सेपरेट कैश फ्लो की वीडियो में ये पढ़ा है कि इंक्रीज इन अदर लायबिलिटीज, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स को हम क्या कंसिडर करेंगे? इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स जो है उनकी वजह से हमारा कैश का जो है वो इनफ्लो, यानी कि उसको हम पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका दिखाएंगे अपने फाइनेंशियल कैश फ्लोज में, और उसकी रीजनिंग जो है वो सेपरेट वीडियो में हुई है जो यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं जरूर डिस्कस करूंगा और वो ये डिस्कस करूंगा कि देखें आपके पास जो है ना वो एक बुलेट नंबर आ रहा है 4। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है व्हीकल कॉस्टिंग रुपीज 51 मिलियन वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 51 मिलियन की व्हीकल जो है वो आपने परचेज करी, ऑफ विच 12 मिलियन इज स्टिल अनपेड, जिसमें से 12 मिलियन रुपए का अमाउंट ऐसा है जो अभी भी अनपेड है। इसका मतलब ये जो 160 मिलियन है ये मेरे ट्रेड पेबल्स प्योरली नहीं है,
इसका मतलब ये है कि ये वो वाले पेएबल्स नहीं है सिर्फ और सिर्फ जिनसे मैं नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करता हूँ, तिजारत करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, या इनसे गुड्स खरीद कर और इनको गुड्स बेचता हूँ। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज अलग लेबल करने होते हैं। इस 160 में एक पेएबल ऐसा है जो कोई व्हीकल खरीदी थी उसका पेएबल है आउटस्टैंडिंग। बात समझ रहे हो? इसमें एक 12 मिलियन का ऐसा पेएबल है जो कोई पर्टिकुलर व्हीकल खरीदी थी जिसका पेएबल यहां पर नजर आ रहा है, तो उसको हमें सेपरेटली ट्रीट करना होता है। विच मींस के हमारे पास जो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स का क्लोजिंग बैलेंस है 160 के दो हिस्से हैं। 160 में से 12 मिलियन का पेएबल ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर व्हीकल के लिए है, तो 160 में से अगर वो 12 हटा देते हैं, 160 में से अगर हम वो 12 हटा देते हैं तो बच जाता है 148। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो पेएबल का चेंज होगा ना, वो हम ले लेंगे 148 और 142 के बीच। 148 कैसे आया सर? 160 में से 160 में से 12 माइनस कर दो सर। कौन से 12? वो वाले 12 माइनस कर दो जो व्हीकल की परचेज की वजह से तुमने पे करे थे। तो सर इस हिसाब से क्या बच गया? 148 और 142 का डिफरेंस, तो 148 और 142 का डिफरेंस जो आता है वो 6 मिलियन आता है। 6 मिलियन से तुम्हारे ट्रेड एंड अदर पेएबल्स यानी कि वो वाले पेएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, वो वाली लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं जिनसे तुम तिजारत करते हो, ट्रेडिंग करते हो, गुड्स की परचेज, गुड्स की खरीदो फरोख्त करते हो। लिहाजा ये 6 मिलियन तुमने अलग कहीं दिखाना होता है कैश फ्लो में, और इस 12 मिलियन का इम्पैक्ट कहीं और दिखाना है। ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। हमारे कैश फ्लो के फॉर्मेट को देखते रहना, और वो वाला ऊपर वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वगैरह की तरफ आएगी। अच्छा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 69 और 35। अगेन इसमें डिफरेंस जरा देखते हैं। 69 माइनस 35 तो 34 का डिफरेंस आता है। सर एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स होता क्या है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब ये होता है कि कस्टमर ने आपको पैसा दे दिया लेकिन वो गुड्स आपसे बाद में लेकर जाएगा। ठीक है? मिसाल के तौर पे लेट से मुझे कोई चीज खरीदनी थी। देखो एक तो तरीका ये है ना, मैं चीजें ले आऊं, परचेज कर लूं और पेमेंट बाद में करूं। दूसरा तरीका ये मैं एडवांस में पैसे दे दूं। भाई मैंने पहले पैसे दे दिए कंपनी को, अगर मैं कस्टमर हूं मैंने कंपनी को पहले ही पैसे दे दिए और मैंने कंपनी को बोला मैं चीजें बाद में खरीदूंगा। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें एडवांस पहले पे किया जाता है। जिस तरह से अगर लेट से आप अपने घर पर किसी चीज की कंस्ट्रक्शन करवाओगे, तो जो लेट से पेंट करवाओगे या कोई रूम वूम बनवाओगे, तो जो भी वो जिस बंदे को आपने ठेका दिया होगा वो बोलेगा यार आप कुछ एडवांस दे दें फिर मैं काम शुरू करूंगा, मुझे सामान लेकर आना। तो इसी तरह से ये एडवांस है। सर एडवांस फ्रॉम कस्टमर की नेचर क्या होती है? बेटा ये एडवांस है, सुनो जरा गौर से, ये एडवांस आपने नहीं दिया, एडवांस टू सप्लायर नहीं है। आप किसी को पैसा नहीं दे रहे हो, आप किसी को पैसा देते तो आपका एसेट होता, इसलिए क्योंकि बाद में आपको फायदा मिलता। ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, किसी कस्टमर ने, आपके कस्टमर ने आपको पहले से ही पैसा दे दिया, ये आपकी लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है सर? क्योंकि आपको पैसा मिल गया, अब सर्विस बाद में देनी है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डेवलप हो गई। तो ये अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में, इस लायबिलिटी में इंक्रीज कितना? 34 का। अगेन इंक्रीज इन एनी करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन एनी करंट लायबिलिटी इज ट्रीटेड एज अ इनफ्लो। व्हाई? उसकी डिस्कशन एक सेपरेट वीडियो में, लेकिन उसको हम पॉजिटिव वे में डील करेंगे, यानी कि हम इसको आउटफ्लो कंसिडर नहीं करेंगे, किसी और का पैसा हमारे पास आया। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कितना होगा। तो देखें अगर 35 के एडवांसेस थे और अब 69 के हो गए, यानी कि 34 मिलियन लोगों से मजीद रिसीव हुआ होगा। कैश तो आया होगा ना आपके पास, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई अलग बात है, लेकिन कोई बंदा आया उसने आपको 34 मिलियन मजीद दे दिए। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये देख रहे हैं कि कैश कितना आया, तो ये इसकी आपकी एक सॉर्ट ऑफ वर्किंग हो गई। ठीक है ना? लैंड एंड बिल्डिंग्स और व्हीकल्स में कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें लग रही हैं, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्रीज को देख लेते हैं। इन्वेंट्रीज 365 और 444। अच्छा इसमें भी कुछ चीजें थी मेरे ख्याल में। अच्छा एक काम करते हैं कि हम जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दें। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम अगर बनाते हैं तो हमें सबसे पहले जो है ना वो प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक है ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं ना तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए होता है, और उसके लिए रिटेन अर्निंग्स का एक अकाउंट हम भूल गए। रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है जिससे हमें ये चीजें मिल सकती हैं। देखिए अगर मैं रिटेन अर्निंग्स का टी अकाउंट बनाता हूं आपके सामने, रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग कितनी थी सर? साल के शुरू में 325 की रिटेन अर्निंग्स थी, साल के एंड में 337। तो पहले तो मैं यहाँ पर रिटेन अर्निंग्स का टी अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैं रिटेन अर्निंग्स का टी अकाउंट बनाता हूँ, और अभी तक जो जो चीजें मैंने सिखाई हैं वो सारी आपने कॉपी करी भी हो, और फिर आप आगे बढ़िएगा। रिटेन अर्निंग्स के टी अकाउंट का ब्रॉड डाउन हमारे पास है, रिटेन अर्निंग्स के टी अकाउंट का कैरेट डाउन हमारे पास है,
रिटेन अर्निंग्स के टी अकाउंट का ब्रॉड डाउन कितना है? ब्रॉड डाउन हमारा 325 है, कैरी डाउन कितना है? 337 है। तो हमारे पास ये 325 आ गया, ये 337 आ गया। ठीक है, फिर जो जो डबल एंट्रीज आपको सिखाई है वो आपने पास कर देनी है बस। कौन सी डबल एंट्री सर? आपने बता दी हमें। बेटा हमने यहाँ पर देखो, पहले तो शेयर से रेलेवेंट बात करी थी, तो आपने क्या 40 मिलियन का पिछले साल का डिविडेंड दिया? हाँ। रिटेन अर्निंग्स डेबिट व बैंक क्रेडिट व, जी हाँ। तो आपने यहाँ पर आए, आपने 40 लिख दिया, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड वैल्यू है 40। सर और क्या हुआ? और आपने बेटा बोनस शेयर्स नहीं दिए थे? बिल्कुल दिए थे। कितने के दिए थे? 80 के दिए थे। रिटेन अर्निंग्स को डेबिट किया था, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, जी हाँ। तो आपने जो है वो यहाँ पर शेयर कैपिटल लिख दिया 80। सर 40 और 80 के अलावा और कोई वैल्यू थी? 40 और 80 के अलावा और कोई वैल्यू थी? जी हाँ, एक और वैल्यू थी, और वो हमारे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट जो रिटेन अर्निंग्स में रिवैल्यूएशन सरप्लस से पास होता है उसकी एंट्री थी, विच इज रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। तो सर उसको कहाँ लिखेंगे? उसको हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि वो रिटेन अर्निंग्स को इंक्रीज कर रहा है। सर और क्या चीजें आती हैं यहाँ पर? डिविडेंड आता है, वो ये रहा। सर अगर प्रॉफिट कंपनी ने कमाया होता है तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, उसका अमाउंट मिसिंग है, तो अगर हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। अब आप क्या करें, 80, 40, 337 को ऐड करें तो 457 आता है। इस 457 में से आप माइनस कर दें 325 और 15, यानी कि 117 का अमाउंट मेरे पास बन रहा है। ठीक है ना, 457 और यहां पर 117। ठीक है जी, ये 117 आपका प्रॉफिट है। अच्छा, ये आपका कौन सा प्रॉफिट होगा? ये आपका कौन सा प्रॉफिट होगा? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो उसमें सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट पर आते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर आते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर आते हो, टैक्स माइनस करते हो, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर आते हो। ये वो वाला अमाउंट होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट होगा। बात समझ में आ रही है? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हो तो अमूमन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाले अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्ट और टैक्स का एक्सपेंस है तो वो इसमें एड बैक करना होगा, बिकॉज हम करते क्या है, हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाली जो अमाउंट होती है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर जो बच जाता है उसको पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स माइनस कर कर मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है जो रिटेन अर्निंग्स में जाता है, जो कि 117 है। सर इस सवाल में टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन ऐसे नजर नहीं आ रही मुझे, क्या टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन है? मुझे लगता है कि टैक्स नहीं है इस सवाल में, टैक्स से रेलेवेंट कोई भी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। यानी कि बस इंटरेस्ट एक्सपेंस की चीज होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 48 मिलियन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो 48 मिलियन था। ठीक है, of which 14 million was capitalized in the cost of a building constructed during the year। देखिए आपका इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस था, लोन पर आपने जो इंटरेस्ट देना था वो 48 मिलियन देना था, लेकिन 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 इसमें से 14 मिलियन आपने इन जो आप एसेट्स डेवलप कर रहे हो या बना रहे हो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करने थे, विच मीन्स के 34 मिलियन बच गए। तो सर क्या इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है? हाँ, देखो होगा क्या, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करोगे 34 मिलियन से और बैंक या पेएबल क्रेडिट करोगे 34 मिलियन से। ठीक है ना, या आप इसको यूं कह दो, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया 34 मिलियन से और इंटरेस्ट का पेएबल क्रेडिट कर दिया 34 मिलियन से। ये वो होगा अमाउंट जो पीएनएल के फेस पर आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी जो 14 मिलियन होगा उसके लिए एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, जो कि आपका सॉरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं, सॉरी, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट। क्या चीज बनाने के लिए ये इंटरेस्ट है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग्स है ना हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 14 और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 14। ये वाला हिस्सा जो है वो बोलता है कि मैंने जो लोन लिया था वो एसेट डेवलप या एसेट बनाने के लिए लिया था, तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये कैपिटलाइज होगा एज पर IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। तो अभी फिल वक्त हम जिस इंटरेस्ट की बात कर रहे थे वो इस इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहे थे, लिहाजा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 117 है
और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पीएनएल में आना चाहिए वो 34 है, तो पीबीटी जो है वो हो जाएगा 117 एंड 34 यानी कि 151। और इस हिसाब से आपका, अच्छा टैक्स तो सॉरी जीरो है, एक मिनट, टैक्स बाद में माइनस होता है ना, टैक्स तो इस सवाल में है ही नहीं ना, टैक्स इस सवाल में है ही नहीं, तो ये जीरो हुआ, तो ये 117 ही रहा, और ये 34 हुआ, तो ये वाली वैल्यू 151 हुई। ये आपके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू है, जहां से आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करोगे। जो जो वर्किंग्स मैं कर रहा हूं अच्छे से आप लोग अपने पास भी कर लें, ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना हो, ठीक है। तो एक तो आपको जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो आपका पीबीआईटी का अमाउंट होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट होता है, जहां से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करोगे। फर्दर डिस्कस करते हैं सवाल को। इसके बाद आप जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करते हो। नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है वो आपके कैश का आउटफ्लो नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूं, तो डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री पास होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कभी भी पे नहीं होता। अगर सैलरी होती तो एंट्री पास होती, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, यानी कि सैलरी पे हो रही होती, डेप्रिसिएशन तो पे नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन पे नहीं होता तो नॉन कैश एक्सपेंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ऐड किया जाता। अगेन इसके लिए जो बेसिक लेक्चर है उसमें इस चीज को डिस्कस किया। अब डेप्रिसिएशन रिलेट करती है व्हीकल से, लैंड एंड बिल्डिंग से, यानी कि मेरे नॉन करंट एसेट से। तो आइए इनका टी अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग्स जो है उसका मैं टी अकाउंट बनाता हूं और देखता हूं कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग्स जो है उसमें क्या मूवमेंट हुई है। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग्स का अगर मैं टी अकाउंट बनाता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग्स का हमारे पास ब्रॉड डाउन यानी कि साल के शुरू की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 526। लैंड एंड बिल्डिंग्स की कैरी डाउन या क्लोजिंग जो वैल्यू आ रही है, साल के एंड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 748। ठीक है ना, दोनों के बीच में गैप रख दूं थोड़ा सा, 748 कैरी डाउन। ठीक है जनाब, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग्स पर फोकस कर रहा हूं। 526 मेरी ओपनिंग वैल्यू है और मेरी जो क्लोजिंग वैल्यू है वो है 748। अच्छा, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग्स की डिप्रिसिएशन के हवाले से बात करते हैं। बुलेट नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर लैंड एंड बिल्डिंग्स वे रीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम रिजल्टिंग इन अ सरप्लस ऑफ रुपीज 150 मिलियन, इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 15 मिलियन। जब आपने लैंड एंड बिल्डिंग्स को रीवैल्यू किया होगा तो आपने एंट्री पास करी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग्स डेबिट 150 मिलियन, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 150 मिलियन। यानी कि ये जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग्स का टी अकाउंट है, इस लैंड एंड बिल्डिंग्स के टी अकाउंट में आपने डेबिट साइड पर लिखा हुआ होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस 150 मिलियन। ये एक चीज हुई होगी, ठीक है। और क्या है लैंड एंड बिल्डिंग्स में, लैंड एंड बिल्डिंग से रेलेवेंट और क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अमाउंटेड टू 72 मिलियन। बोलता है कि बिल्डिंग्स की जो डेप्रिसिएशन थी वो 72 मिलियन की थी। अगर मैं नेटबुक वैल्यू का लैंड एंड बिल्डिंग्स का अकाउंट बना रहा हूं तो यहां पर डेप्रिसिएशन आती है और डेप्रिसिएशन आ रही है 72 की। ठीक है, ये भी दी हुई है। क्या दोनों साइड जो है वो बैलेंस हो रही हैं? अगर इन दो चीजों पे देखो, 526 और 150, और यहाँ पर 72 और 748, नहीं 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 हो रही हैं। अच्छा, और कोई इंफॉर्मेशन है लैंड एंड बिल्डिंग्स के हवाले से? लिखता है ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल्स हैविंग बुक वैल्यू। अच्छा, ये तो व्हीकल से रेलेवेंट है। व्हीकल व्हीकल फर्दर सेल्स प्रोसीड, व्हीकल 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 कॉस्टिंग, इन्वेंट्रीज। हाँ, एक और चीज है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 48 मिलियन, ऑफ व्हिच 14 मिलियन वाज कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी थी और उसकी कॉस्ट में आपने 14 मिलियन ऐड करे थे। इसकी डबल एंट्री हमने क्या पास करी थी, लैंड एंड बिल्डिंग्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सॉरी इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, तो यहाँ पर भी 14 आना चाहिए, है ना। ये क्या है, इंटरेस्ट पेएबल जो मैंने कैपिटलाइज किया। कोई बिल्डिंग बना रहा था और बिल्डिंग बनाने के लिए जितना इंटरेस्ट पे कर रहा था वो इस बिल्डिंग का हिस्सा बन रहा था, कैपिटलाइज हो रहा था, यानी कि यहाँ पर एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था। अगर मैं फर्दर कोई चीज देखता हूँ, डेप्रिसिएशन तो वैसे लैंड एंड बिल्डिंग्स की अलग से दी हुई है, लेकिन क्या कोई फर्दर चीज मुझे नजर आती है? क्या मुझे और कोई चीज नजर आती है? मुझे मेरे ख्याल में और कोई चीज नजर एज सच आ नहीं रही है। तो अगर मैं लेट से 526, 150 और 14 ऐड करता हूं तो 690 बनता है। दूसरी साइड पे 72 और 748, 820 बनता है। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं 820, गौर से सुनिएगा, यहां पर मैं 820 लिखता हूं, ठीक है। 748 और 72 हो जाता है 820, उसमें से 526 को, 150 को और 14 को माइनस करता हूं तो 130 रह जाता है, 130 रह जाता है।
सही है ना, 130 रह जाता है, बिल्कुल 130 रह जाता है। तो सर ये 130 क्या है? देखो आप कोई नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, बिल्कुल सर मैं कोई नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उसके लिए एक तो आपने कोई लोन लिया था जिसपे 14 मिलियन का इंटरेस्ट बनता है, वो भी इस बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज हुआ, और साथ में आपने जो है वो 130 मिलियन की कोई रॉ मटेरियल कोई चीजें खरीदी होंगी, जाहिर है कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो है वो खर्चे किए होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस अमाउंट की पेमेंट हुई होगी मोस्ट लाइकली। बिल्कुल सर, ठीक है ना, यानी कि ये एडिशन है ना, या परचेज है, परचेज ऑफ परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, परचेज ऑफ कह लो के एसेट है, या एसेट बनाने के लिए जो खर्चा लगा वो है। तो सर हमारा ये जो नया एसेट है इसकी टोटल वर्थ क्या होगी बेटा? टोटल वर्थ जो होगी वो 144 होगी। आपको बोरिंग कॉस्ट का आईएएस ये कहता है कि आपने अगर कोई इंटरेस्ट आपका पेएबल है, या आपने कोई बोरोइंग करी है जिसका इंटरेस्ट जो है वो जो बोरिंग आपने वो एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए ली थी, तो उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी, ये टोटल 144 आ रहा है। अच्छा खैर इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, लेकिन टोटल याद रखिएगा 144 है। लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेवेंट जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है ना वो 72 है। एक ये अमाउंट हो गया। अब इसी तरह से व्हीकल देख लेते हैं। व्हीकल देखते हैं तो व्हीकल हमारे पास 96 और 118, 96 और 118, ठीक है ना, 96 और 118। अच्छा व्हीकल का भी मैं टी अकाउंट आप लोगों को बनाकर देता हूँ। व्हीकल का टी अकाउंट बनाते हैं, ये हमारे पास व्हीकल आ गया, नेट बुक वैल्यू पर हम इसका अकाउंट बनाएंगे, ब्रॉड डाउन 96 है, कैरी डाउन जो है वो 118 है, ये वैल्यूज दो हमें ऊपर से एज इट इज दी हुई है, 96 और 118 डन हो गया, ठीक है 96 और 118 दिया हुआ है। अच्छा जी सर उसके बाद क्या करेंगे, देखते हैं व्हीकल से रेलिवेंट क्या इन्फॉर्मेशन है। पहला जो क्लॉज था वो तो लैंड एंड बिल्डिंग से रेलिवेंट था, दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग से रेलिवेंट था, तीसरा ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8 मिलियन वेर सोल्ड फॉर 11 मिलियन रिसीव्ड इन कैश। साल के दौरान आपने कुछ व्हीकल्स बेची जिसकी नेट बुक वैल्यू 8 मिलियन थी, और वो बेची 11 मिलियन में और कैश रिसीव किया। तो सर अगर 8 मिलियन की चीजें 11 मिलियन में मैं बेच रहा हूं तो 3 मिलियन का गेन ऑन डिस्पोजल है। यस, गेन ऑन डिस्पोजल 3 मिलियन है, ये भी हम यहीं पर नोट कर लेते हैं। कैसे सर? देखो भाई नेट बुक वैल्यू 8 मिलियन थी, 8 मिलियन वाली चीजें तुमने कितने में बेची? सर 8 मिलियन वाली चीजें 11 मिलियन में बेची। तो बेटा अगर 8 मिलियन वाली चीजें अगर आप 11 मिलियन में बेचोगे तो आपको 3 मिलियन का गेन हुआ होगा ना। अच्छा ये जो गेन होता है ना, सुनना जरा गौर से, ये गेन जो होता है ना ये भी एक नॉन कैश इनकम है ना, यानी कि आपको पैसा क्या आया होगा सर? पैसा 11 आया होगा, गेन कितना हुआ? गेन 3 हुआ। तो गेन ऑन डिस्पोजल जो है, गेन ऑन डिस्पोजल अभी फिल वक्त आप नोट कर लो अपने पास, गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो 11 माइनस 8 यानी कि 3 का गेन ऑन डिस्पोजल है। अच्छा सर हम कोई चीज नेट बुक वैल्यू पर बेचते हैं तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग होती है बेटा? आपको याद होना चाहिए, आपने IAS 16 में पढ़ा होगा, डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हो। व्हीकल की नेट बुक वैल्यू 8 मिलियन है, तो आप जो है वो जो व्हीकल बेचते हो, जो व्हीकल बेचते हो उसके लिए आप क्या करते हो, आप डिस्पोजल अकाउंट बनाते हो, आप लिखते हो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8 से, और व्हीकल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8 से। तो यहां से आपके पास डिस्पोजल अकाउंट में 8 मिलियन की चीजें चली जाएंगी, 96 मिलियन में वो चीज शामिल थी, अब आप वो चीज बेच रहे हो तो आपने डिस्पोजल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया, व्हीकल के अकाउंट से निकाल दिया। डिस्पोजल अकाउंट भी मैं चले इस सवाल में आपके लिए बना दूंगा, लेकिन डिटेल डिस्कशन उसकी डेप्रिसिएशन के चैप्टर में। Further sales proceed of 6 million of another vehicle book value 7 million disposed of in May 2021 were received in August. देखें ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, बोलता है कि एक चीज हमने पिछले साल बेची थी 6 मिलियन की, 6 मिलियन में जिसकी नेट बुक वैल्यू 7 मिलियन थी, यानी कि इस पे लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ था, 7 मिलियन की चीज 6 मिलियन में, लेकिन बेची कब थी? मई 2021 में, इस साल नहीं बेची। तो इस साल के जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट में इस पर इसमें इसका गेन या लॉस भी नहीं होगा, वो तो पिछले साल होगा। बस सिर्फ इसका पैसा इस साल मिला है, इसका सिर्फ पैसा इस साल मिला है, पैसे इस साल मिले हैं सिर्फ, कैश इस साल रिसीव हुआ, लेकिन ये बेची पिछले साल थी। तो सर यहां से क्या माइनस करेंगे हम? नहीं बेटा, 96 में भी इंक्लूडेड नहीं होगा, ये 96 पहली जुलाई 2022 का बैलेंस है, ये आपका पहली जुलाई 2000 सॉरी 21 का बैलेंस है, और ये आपने मई में बेच दी थी। तो सर इस ट्रांजेक्शन का मेन इंपैक्ट क्या होगा बेटा? मेन इंपैक्ट ये होगा कि 6 मिलियन रुपए आपको कैश रिसीव है ना,
वो जो कैश रिसीव हुआ है वो हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। गेन लॉस का आपने कुछ नहीं करना अभी फिलहाल। 4 में लिखता है व्हीकल कॉस्टिंग 50 million were purchased during the year of which 12 million is still unpaid। मैंने ड्यूरिंग द ईयर 51 मिलियन की व्हीकल्स खरीदी थी जिसका 12 मिलियन अभी भी मुझे पे करना है। तो सर एंट्री क्या पास करी होगी? एंट्री मैंने पास करी होगी व्हीकल डेबिट 51 मिलियन, बैंक या कैश क्रेडिट 12 निकालो इसमें से। 51 में से अगर हम 12 निकाल देते हैं तो बच जाता है 39। 39 हमने पे कर दिया होगा और बाकी जो 12 बच गया वो मेरा पेएबल होगा। तो सर ये व्हीकल के अकाउंट में कहाँ आया होगा बेटा? यहाँ पर आया होगा ना, यहाँ पर आपने लिखा होगा बैंक 39 और पेएबल, पेएबल 12। ठीक है, पेएबल 12 इसलिए क्योंकि ये बाद में पे करूंगा, बाद में पे करूंगा। अच्छा व्हीकल से रेलेवेंट और कोई चीज है? व्हीकल से रेलेवेंट और मुझे कोई चीज नजर नहीं आती है। चलें इस अकाउंट को जरा क्लोज करते हैं। अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज करता हूं, व्हीकल का जो अकाउंट हमने बना लिया है, व्हीकल का जो अकाउंट हमने बना लिया और डबल एंट्रीज के साथ लॉजिकली समझ कर, तो 96 39 12 ऐड किया 147 147 और 147 में से हमने माइनस कर दिया 118 और 8 तो 21। ठीक है सर, 21 का बैलेंसिंग फिगर इस साइड पर आ रहा है। अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड पर आ रहा है तो 21 की इसकी डेप्रिसिएशन होगी, व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन जो होगी पूरे साल की वो 21 होगी। एज अ बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ रही है। सर डिस्पोजल अकाउंट भी अगर बना दें तो बिल्कुल बना देते हैं आपके लिए। डिस्पोजल अकाउंट भी देखें, डिस्पोजल अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसमें मैं ये कैलकुलेट करता हूं कि मुझे कोई चीज बेचने से कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ। मैंने 8 मिलियन की बुक वैल्यू वाली व्हीकल बेची थी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट व्हीकल क्रेडिट, यानी कि डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ पर व्हीकल आ जाएगी 8, यहाँ से आई होगी ये वाली डबल एंट्री का दूसरा इम्पैक्ट। और मुझे इसके बदले पैसे कितने मिले? इसके बदले मुझे पैसे कितने मिले? इसके बदले मुझे पैसे मिले थे 11 मिलियन। 11 मिलियन की जो पैसे मिले ना उसकी एंट्री क्या पास हुई होगी? उसकी एंट्री पास हुई होगी बैंक डेबिट 11 मिलियन, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 11 मिलियन। तो यहां पर मैंने बैंक लिखा होगा 11 और बैलेंसिंग फिगर जब इस अकाउंट का निकाला होगा तो वो आया होगा 3 मिलियन, वो गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितना भी प्रॉफिट पर उसकी एंट्री पास हुई होगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और पीएनएल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो 3 मिलियन का मुझे डिस्पोजल पर प्रॉफिट भी हुआ। तो मैंने आप लोगों के सामने डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी कर दी। इस सवाल की टोटल जो फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन है वो है 72 ये वाली और 21 ये वाली। तो 72 और 21 कितना बनता है? 72 जमा 21 बन जाता है 93। 72 जमा 21 जो है वो बन जाता है 93। टोटल जो डेप्रिसिएशन है ना वो 93 की है। ठीक है, ये इस सवाल की एक क्रिटिकल वर्किंग थी जो हमने परफॉर्म कर ली। तो हमारे पास 93 की टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। सही है ना? इसके अलावा इस सवाल में मेरे ख्याल में ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। चलें मैं एक काम करता हूं कि अब आपको जरा आईकेप का इसका आंसर दिखाता हूं और गो थ्रू करते हैं, और जो चीज हमने डिस्कस नहीं करी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। सही है, गौर से यहाँ तक वर्किंग्स आपने कॉपी करनी है। ये वाली जो पीडीएफ फाइल है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब जरा वर्किंग्स देखें गौर से। देखिए सबसे पहले आपने जो है वो कंपनी का नाम लिखना है क्विकन लिमिटेड, फिर आपने लिखना है आप बना क्या रहे हो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, फिर आपने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 जिस साल के लिए है। रुपीज इन मिलियन लिख देना आपने। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहली हेडिंग होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि आपने अपने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट किया इसमें ये बताते हो। प्रॉफिट, प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पर 117 आ रही है, हमने भी कंप्यूट कर लिया। सर हमने तो नहीं करी कंप्यूट, बिल्कुल कर लिए बेटा। देखो ये पीबीटी हमने 117 किया था, इसमें हमने इंटरेस्ट का एक्सपेंस ऐड किया था 151। अच्छा मैंने आपको बोला था 151 से स्टार्ट करना, तो आप 151 से ही स्टार्ट करना। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेटा इसने 117 से स्टार्ट किया ना, तो इसने क्या किया कि इसने इंटरेस्ट एक्सपेंस नीचे ऐड बैक किया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की वर्किंग आप लोग जो है वो सेपरेटली करना, और आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करो ना तो 117 और 34 को ऐड करो। 117 और 34 का ऐड करते हो तो 151 से ही स्टार्ट करना। समझ रहे हो? अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने आपको कैलकुलेट कर 93 का दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने बताया टोटल लिखा था 48, उसमें से 14 तो कैपिटलाइज हो रहा था, बाकी एक्सपेंस 34 ये हमने इफेक्टिवली इसी में इसका इम्पैक्ट ले लिया। गेन ऑन डिस्पोजल को माइनस किया। सर गेन ऑन डिस्पोजल को माइनस और डेप्रिसिएशन को ऐड क्यों करे बेटा? सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। गेन ऑन डिस्पोजल जो है 3 मिलियन, हमें 3 मिलियन प्रॉफिट में एडेड है, लेकिन पैसे 3 मिलियन तो नहीं आए, 11 मिलियन आए हैं। तो क्योंकि गेन ऑन डिस्पोजल इस 151 में शामिल होता है, पहले हम उसको मुकम्मल तौर पर हटा देते हैं
और फिर जितना पैसा रिसीव किया होता है ना वो नीचे अलग से ऐड करते हैं। सर कहाँ ऐड करते हैं? चलिए मैं आपको पूरा सवाल का पूरा पूरा स्ट्रक्चर जरा पेस्ट करूं ताकि आपको वो भी हाथ के हाथ दिखा दूं ना। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कहाँ तक पेस्ट हुआ था पहले? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं बताता हूँ जरा, एक मिनट रुकिएगा। ये मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। देखिए मैंने क्या किया, सुनिएगा जरा गौर से, सुनिएगा जरा गौर से। गेन ऑन डिस्पोजल 3 मिलियन का था, वो 3,151,000 यानी कि प्रॉफिट्स में शामिल थे, उसको हटाया पहले। क्योंकि देखो हम अगर 8 वाली चीज 11 में बेच रहे हैं तो मेरी जेब में 11 आया है, मेरी जेब में 3 नहीं आया। कैश, कैश की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट 3 का है लेकिन कैश कितना आया? 11 आया। तो आपने क्या किया, पहले 3 को माइनस कर दिया और फिर मुकम्मल 11 ऐड कर दिए इधर। देखिए यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल्स प्रोसीड्स और व्हीकल 11 नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। बाकी 6 क्या है वो हम डिस्कस करते हैं बाद में, लेकिन ये जो 11 है ये यहाँ से लिंक्ड है। तो आप सवाल सामने रखें और ये जो 11 वाली वैल्यू ये मैंने आपको टैली करवा दी। एक्चुअली आपके मुनाफे में 3 ऐड हुआ था, है ना, होना चाहिए। कैश कितना है? 11। मुनाफा कितना हुआ है? 3। तो पहले मैंने पूरा मुनाफा हटा दिया और फिर 11 ऐड कर दिया। ये ऐसा ही है कि मैं 8 मजीद ऐड कर दूं। अच्छा ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल में जितने चेंजेस आते हैं। अच्छा जी, अब डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्यों हम ऐड करते हैं? वो हमारे फंड्स रिलीज हो रहे होते हैं, उसकी लॉजिक हमने सेपरेटली डिस्कस करी है। लेकिन ये अमाउंट आया कैसे? 365 और 444 का डिफरेंस ये देख लेते हैं। देखिए आपकी इन्वेंट्री से ओपनिंग 444 थी, क्लोजिंग 365 है, तो जो डिफरेंस आ रहा है, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, वर्किंग कैपिटल का कोई एलिमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम ऐड बैक करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, सॉरी अदर रिसीवेबल्स। इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, सर इंक्रीज इन अदर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स कैसा है? देखिए यहाँ पर आपके पास 212 आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 185 आ रहा है। अच्छा सर इन दोनों का डिफरेंस तो कुछ मसला है, इसमें कुछ मजीद डिस्कशन चाहिए हमें इसकी। तो बिल्कुल इसकी 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा आपको डिस्कशन कर कर बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। देखिए आपके पास नीचे एक जगह पर ये चीज बुलेट नंबर 3 में ये 6 मिलियन नजर आ रहा है। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8 मिलियन वे सोल्ड फॉर रुपीज 11 मिलियन रिसीव्ड इन कैश, ये एक सेपरेट बात थी। फर्दर सेल्स प्रोसीड ऑफ रुपीज 6 मिलियन ऑफ अनदर व्हीकल डिस्पोज्ड ऑफ इन मे 2021। पिछले साल मैंने कोई व्हीकल डिस्पोज करी थी, उसकी बुक वैल्यू 7 मिलियन थी, वो डिस्पोज ऑफ मैंने करी थी तो 6 मिलियन रुपए आने थे, वह रिसीव्ड इन अगस्त 2021। उसका पैसा मुझे रिसीव हो रहा है अगस्त 2021 में, यानी कि इस साल। यानी कि साल के शुरू की ये जो 185 मिलियन की वैल्यू लिखी हुई है ना ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स की, इसमें से 6 मिलियन रिसीवेबल जो है वो नॉन करंट एसेट्स का। हम जो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस लेते हैं, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में हम अपने कस्टमर्स या हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स या हमारे जो डेटर्स होते हैं जिनसे मेरी तिजारत हो रही होती है, बिजनेस हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ उनके रिसीवेबल्स का चेंजेस, उनके रिसीवेबल का चेंज लेते हैं। तो ये 212 क्लोजिंग है। ओपनिंग 185 में से 185 में से 6 हटा दो, ओपनिंग होना चाहिए 179। ठीक है सर, तो वो जो 6 मिलियन आए उसका क्या करेंगे? वो हम सेपरेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ट्रीट करेंगे क्योंकि वो एक फिक्स्ड एसेट से, नॉन करंट एसेट से पर्टेन करते हैं। अच्छा सर ये बात समझ गए। तो 212 में से 212 माइनस 179 चेंज कितना है? 33 का। 33 से रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल्स का इंक्रीज होना एक कैश आउटफ्लो दिखाता है। तो देखें आपके पास ये 33 का अमाउंट आ रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स 6 मिलियन, सर ये डिस्कस कर चुके हैं हम, हाँ मेरे ख्याल में ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने ट्रेड पेएबल्स जो है उसकी वर्किंग करी थी, कर ली थी, शायद कर ली थी, कहीं तो करी होगी। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, हाँ 160 में से हमने 6 माइनस किया होगा यार, कहीं तो किया था। ये रहा, ये रहा, ये हमने किया था ना। ये वर्किंग हमने कर ली थी 148 और 142। जो 6 मिलियन का इंक्रीज आ रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें से हमने 12, इसमें से हमने जो हटाए थे 12, वो क्यों हटाए थे? वो 12 इसलिए हटा दिए थे क्योंकि वो किसी और चीज से वो पर्टेन कर रहे थे, व्हीकल की परचेज से। अगेन व्हीकल की परचेज एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। व्हीकल की परचेज में किसी रिसीवेबल या पेएबल का आ जाने का मतलब यह है कि वो आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं है, तो उसको सेपरेटली शो करना होता है, तो इसलिए उसको हटा दिया था।
इंक्रीज इन एडवांसेस, ये 34 मिलियन की सिंपल वर्किंग थी, ये हम कर चुके थे। अच्छा सर 86 कैसे आ रहा है, देख लेते हैं ना। आपने पहले तो टॉप से चलते हैं, 117 जमा 93 जमा 34 माइनस 3, तो ये अच्छा देखिए अगर आप इसको नेट करोगे ना, 93 34 और 3, 93 प्लस 34 माइनस 3, तो ये 124 आ जाएगा। अच्छा 124 पॉजिटिव है, इसमें 117 ऊपर वाला ऐड करोगे 241 आ जाएगा। अच्छा वर्किंग कैपिटल के चेंजेस जो हैं वो ये सारे हैं, इन सबको आप ऐड करो, 79 माइनस 33 प्लस 6 प्लस 34, तो उसका नेट 86 आ जाएगा। अच्छा आप 241 और 86 को ऐड करो, 241 और 86, तो आपका ये 327 आ गया। यहां तक हम पहुंच गए। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 327 आ गया। उसके बाद जितना आपने इंटरेस्ट पे किया होता है वो यहाँ पर शो करना होता है। ये वो वाला इंटरेस्ट है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का इंटरेस्ट है, और ये आपके पास 34 आ रहा है। 34 क्यों आ रहा है, देखो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका कितना दिया हुआ था सवाल में, बुलेट नंबर 6, बुलेट नंबर 6 में आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन 48 दिया हुआ था। अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि जितना मेरा एक्सपेंस है वो सारा एक्सपेंस जो है ना, उसका कोई पेएबल रिसीवेबल नहीं आ रहा होता। उसमें से 14 मिलियन कैपिटलाइज किया है और 34 मिलियन जो है वो प्योर इंटरेस्ट एक्सपेंस था, तो वो यहाँ आ गया। इसकी बाइफिकेशन हमने पहले भी करी हुई है, और बाकी जो 14 है वो नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वगैरह में आएगा, वो मैं आपको शो करता हूँ बाद में, ठीक है ना। आपने यहाँ से 14 हटा दिया, जो 14 आपके एसेट्स में ऐड हुए। अच्छा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 293, सर ये कैसे आएगा, 327 माइनस 34, तो ये आपके पास 293 आ गया। अब आ जाते हैं हम कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसमें सबसे पहले आ रहा है आपके पास परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, और 144 लिखा हुआ है। सर इसकी वर्किंग आपने हमें सिखा दी थी, आपने टी अकाउंट्स तो अच्छे से बना लिए। लैंड एंड बिल्डिंग देखें ये 144 आ रहा है, इसमें अगर मजीद डिटेल में जाएंगे तो 14 मिलियन इंटरेस्ट पे किया है वो है, और बाकी दूसरी चीजों की पेमेंट करी होगी, जो भी एसेट खरीदा होगा या कोई रॉ मटेरियल खरीद कर यानी कि चीजें खरीद कर एसेट बनाया होगा, तो उसके 130 मिलियन है, तो वो टोटल 144 ऐसे आ गया। परचेज ऑफ व्हीकल में सर ये 51 माइनस 12 39 क्यों लिखा हुआ है, व्हीकल का टी अकाउंट बनाया था हमने, व्हीकल का टी अकाउंट बनाया था, व्हीकल के टी अकाउंट में 12 का पेएबल है। ऑल्दो व्हीकल के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, लेकिन वो पे थोड़ी किया है हमने, पे कितना किया हमने, पे तो 39 किया, तो सिर्फ 39 शो हो रहा होगा, तो आपके पास 39 आ गया। आपने जो है वो सवाल के शुरू से वीडियो देखते हुए, फॉलो करते हुए, कॉपी करते हुए आगे बढ़ना। अच्छा सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम ऑफ व्हीकल्स 11 प्लस 6 क्यों, सर इस साल जो व्हीकल बेची ना उससे 11 मिलियन आए हैं, और पिछले साल एक व्हीकल बेची थी उसके 6 मिलियन भी इस साल रिसीव है, जो हमने ऊपर यहाँ पर रिसीवेबल्स में से माइनस कर दिए थे, है ना। जो हमने यहाँ पर ये जो रिसीवेबल में माइनस भी कर दिए थे, और टी अकाउंट वगैरह में मैंने आपको दिखाया, तो टोटल 17 ये हो गया। तो अब आप एक काम करो, 17 माइनस 39 माइनस 144, नेगेटिव का 166 बनता है, यानी कि ये 166 कैसे बना है, इन तीनों का नेगेटिव आ रहा है, और 293 में से 166 माइनस करो तो 127 बनता है। अच्छा वो नहीं लिखा इसमें। देखिए सबसे पहले आप अपने ऑपरेशन से रेलेवेंट यानी कि जो डेली का बिजनेस है उससे रेलेवेंट के कैश फ्लोज लिखते हो, फिर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रेलेवेंट कैश फ्लोज लिखते हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रेलेवेंट कैश फ्लोज लिखने का मतलब ये है कि किसी एसेट के खरीदने की वजह से, किसी एसेट के बेचने की वजह से, नॉन करंट एसेट के खरीदो फरोख्त की वजह से जो पैसा आया या गया। अच्छा कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये हमने देखा था, बड़ी सिंपल वर्किंग थी। डिविडेंड हमने ये पे किया 40 का, ये भी बड़ी सिंपल वर्किंग थी। तो अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, 125 और 40 दोनों नेगेटिव था, तो 165 का नेगेटिव आ जाएगा। अब आप देखिए 293, फिर माइनस का 166 और माइनस का 165। अच्छा आपने ये चीज शो करनी है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शो करना जरूरी है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा ये लिखा हुआ है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो आपने यूज ज्यादा किया होगा। अदरवाइज आप नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखोगे जब ये पॉजिटिव मिलता। और नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तीन चीजें शो करना जरूरी है, 1 2 3 तीनों का जो नेट है ये शो करना जरूरी है। तो अब देखिए 293 माइनस 166 माइनस 165, नेगेटिव का 38 आता है, नेगेटिव का 38 यानी कि नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अदरवाइज अगर ये पॉजिटिव होता तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखते।
अच्छा सर, ये 111 और 73 कैसे आया? देखें, साल के शुरू में आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस 111 था, साल के आखिर में 73 है। और अगर आप 111 में से 38 माइनस करते हो तो भी 73 पर आओगे। ठीक है, 111 में से जो चीजें, जो कैश ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीज हुआ 38, वो माइनस किया तो भी 73 पर आए। इस तरह से ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ पीरियड आ रहा है। ठीक है जी, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी रिकॉल किए, रिवाइज किए और टी अकाउंट्स भी बनाकर आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।